कहानी की शुरुआत होती है शिकागो में, जहां एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक लैब में बहुत बड़ा धमाका हुआ जिससे शहर के सारे लोग एक ही पल में मारे गए। अचानक से इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के भूत आजकल फिर से हर जगह दिखाई देने लगे हैं। इन भूतों को रैम्स कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये लोगों को परेशान नहीं करते, बस अपनी पिछली जिंदगी की झलक दिखाते रहते हैं। ये भूत समय के चक्र में इस तरह फंसे हुए हैं कि रोज कुछ पलों के लिए दिखाई देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसके अलावा रैम्स असली दुनिया पर कोई असर नहीं डाल सकते। उस घटना के 10 साल बाद रैम्स के लौट आने की खबरें आने लगी हैं। वहीं एक दूसरे शहर में वेरोनिका नाम की लड़की रहती है जिसके पिता उस दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन अपने पिता का भूत उसे हर रोज नाश्ते के वक्त दिखाई देता है। एक दिन स्कूल में ऑगस्ट बिटनर उन्हें रैम्स के बारे में पढ़ा रहे थे। उसने बिटनर से पूछा कि आजकल नए रैम्स के दिखाई देने की वजह क्या है, लेकिन बिटनर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर लंच के दौरान वेरोनिका की नजर किर्क नाम के एक लड़के पर पड़ी जिसे रैम्स में काफी दिलचस्पी थी। सब जानते थे कि उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये कोई नहीं जानता। शाम को वेरोनिका जमी हुई लेक पर आइस स्केटिंग करते हुए वहां अपने पिता के साथ गुजारे प्यारे पलों को याद करने लगी। अगली सुबह नहाने के बाद उसे अपने बाथरूम में अचानक एक नया रैम दिखा जिससे वो डरकर नीचे गिर गई। वो लड़का शीशे में देखकर कुछ लिखने लगा और फिर गायब हो गया। वेरोनिका ने देखा कि उसने लिखा था भागो। फिर स्कूल में भी अचानक उसके कान से खून बहने लगा, लेकिन डॉक्टर को इसकी कोई वजह नहीं मिली। वेरोनिका फिर से बिटनर से बाथरूम वाले रैम के बारे में बात करने लगी। बिटनर ने वेरोनिका को अपने घर आने को कहा और वहाँ वेरोनिका ने उसकी बेटी ईवा को देखा जो उन दोनों को नजरअंदाज करके चली गई। जब वेरोनिका ने बिटनर को वो बाथरूम वाला किस्सा सुनाया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि रैम्स असल दुनिया पर असर नहीं डाल सकते। तो आखिर वेरोनिका गिरी कैसे? आखिरकार घर लौटकर वेरोनिका फिर से उस रैम का इंतजार करने लगी, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद उसने किर्क से बात करके अपने सवालों का जवाब ढूंढने का फैसला किया। जब वेरोनिका ने उसे बाथरूम वाले रैम की बात बताई तो किर्क ने पूछा कि उसे रैम्स में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वेरोनिका ने जवाब दिया कि उसे डर है कि वो बाथरूम वाला रैम उसे नुकसान न पहुंचा दे। इसके बाद स्कूल में दोनों रैम्स के बारे में बात कर रहे थे तो अचानक वेरोनिका ने रैम को ब्रायन कह दिया। उसे पता ही नहीं चला कि अचानक उसके दिमाग में रैम का नाम कैसे आ गया। उसके बारे में और जानने के लिए उन्होंने रैम की तस्वीर लेने की सोची, लेकिन आम कैमरे से ये मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ू बच्चे से खास कैमरा बनवाया। वेरोनिका और किर्क कैमरा बाथरूम में लगाकर ब्रायन के आने का इंतजार करने लगे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी और वेरोनिका नीचे गई, जहां उसे शीशे में एक आदमी की झलक दिखाई दी। वो भागकर किर्क से मदद मांगने पहुंची, लेकिन असल में नीचे उसकी माँ एना थी। इसके बाद वो दोनों फिर से बाथरूम में पहुंचे और ब्रायन सच में आ गया। जैसे ही किर्क ने उसकी तस्वीर ली, ब्रायन का शरीर जलने लगा और वो दोनों पर झपट पड़ा, जिससे बल्ब फूट जाने के बाद ब्रायन गायब हो गया। अगली सुबह किर्क ने पता लगाया कि ब्रायन ने 4 साल पहले एक पादरी की बेटी मैरी को मार डाला था। ब्रायन मैरी का पीछा कर रहा था और एक दिन वो मैरी को अपने साथ ले गया। उस दिन आखिरी बार मैरी को जिंदा देखा गया। वेरोनिका और किर्क ने पता लगाया कि ब्रायन इस शहर का नहीं था और मैरी अपने जन्मदिन 29 फरवरी से एक दिन पहले गायब हुई। वेरोनिका का जन्मदिन भी 29 फरवरी को ही आता था। बाद में वो दोनों लाइब्रेरी में जांच पड़ताल कर रहे थे और एक अनजान परछाई उन पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही परछाई गायब हुई तो लाइट्स खराब हो गई और वेरोनिका की कॉपी नीचे गिर गई। उसने उठाकर देखा तो कॉपी में लिखा था भागो भागो, लेकिन ये वेरोनिका ने तो नहीं लिखा था। इसके बाद किर्क को प्रिंसिपल ने बुलाया और पूछा कि वो आजकल रैम्स के पीछे क्यों पड़ा है। किर्क ने कहा कि ये सब स्कूल प्रोजेक्ट के लिए है, लेकिन प्रिंसिपल को यकीन नहीं हुआ। उधर वेरोनिका बास्केटबॉल गेम देखने गई थी, लेकिन किर्क उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। प्रिंसिपल भी वहीं मौजूद था। अचानक प्रिंसिपल को एक मैसेज आया और वो सीधा सीढ़ियों की ओर भागा। उधर गेम के दौरान ही वेरोनिका को ब्रायन का रैम दिखाई देने लगा। वेरोनिका बेसुध सी होकर ब्रायन की ओर चलने लगी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो गेम के बीच से जा रही है। जैसे ही उसका ध्यान वापस आया, अचानक छत से प्रिंसिपल की लाश नीचे गिर पड़ी। शाम को किर्क ने वेरोनिका से कहा कि उसने प्रिंसिपल को रैम्स की पूरी कहानी बताई थी और प्रिंसिपल ने तो उनकी मदद करने का वादा भी किया था, लेकिन फिर अचानक वो मारा गया। इसके बाद वेरोनिका ने इमोशनल होकर अपने पिता की कहानी बताई कि कैसे दुर्घटना वाले दिन उसने अपने पिता से नाराज होकर कहा था कि वो उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उसके पिता को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो गाड़ी से चले गए। उसे एक दिन अगर वो ट्रेन से जाते तो शायद धमाके से बच जाते। वेरोनिका खुद को उनकी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि उसी की वजह से वो उस दिन लेट हुए थे। शर्मिंदगी की वजह से वो आज तक उनकी कब्र पर भी नहीं गई। किर्क ने भी बताया कि उसके पिता भी उस दुर्घटना में मारे गए थे, लेकिन रैम बनकर दिखाई नहीं दिए, इसीलिए वो उनके रैम को ढूंढता फिरता है। रात को
वेरोनिका ने फिर से ब्रायन को देखा जो खिड़की से उसकी ओर बढ़ रहा था। वो पीछे हटकर एक जमे हुए तालाब में गिर पड़ी और पानी में उसे 2 लड़कियों के भूत और अजीबोगरीब चीजें दिखाई दी। आखिरकार उसकी आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये सब बस एक बुरा सपना था। अगली सुबह एना ने वेरोनिका से कहा कि वो 28 फरवरी को एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, यानी 29 को वेरोनिका के जन्मदिन पर वो नहीं आ पाएगी। जब उसके पिता का रैम फिर से आया तो किर्क ने देखा कि वो अपनी मौत से अगले दिन का अखबार पढ़ रहा था। किर्क ने 2 लड़कियों एमा और क्लेयर की खबर पढ़ी और उसे लगा कि वेरोनिका के पिता उसे कोई इशारा दे रहे हैं। उन्होंने पता लगाया कि वो दोनों लड़कियां भी 29 फरवरी को 1 साल के अंतर में गायब हुई थी। वो दोनों क्लेयर की बहन से मिलने गए जिसने बताया कि ब्रायन क्लेयर का बॉयफ्रेंड था। वो जल्द ही उसके साथ शिकागो में रहने वाली थी। अब किर्क और वेरोनिका को एहसास हुआ कि सारे राज शिकागो में ही छुपे हुए हैं। शिकागो पहुंचकर उन्हें वेरोनिका के सपने वाला तालाब भी दिखाई दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि शिकागो में हजारों रैम्स थे जो कुछ ही पलों में गायब नहीं होते थे। धमाका यहीं हुआ था तो रैम्स यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकते थे। इसके बाद वो क्लेयर की बहन से मिलने एक पते पर पहुंचे जो असल में वही लैब थी जहाँ पर वो भयंकर विस्फोट हुआ था। सीढ़ियों से उतरते हुए वेरोनिका और किर्क ने तरह तरह के काफी भूत देखे। फिर वो एक कमरे में पहुंचे जहाँ जिंदा लोग क्लेयर का रैम देखने आए थे। उन्होंने देखा कि क्लेयर का भूत हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। अचानक उसे नीचे गिरा दिया गया और उसने सीढ़ियों से चढ़कर बचने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावर ने उसका गला घोंट दिया और क्लेयर का रैम गायब हो गया। वहाँ मौजूद भीड़ में किर्क ने दुर्घटना की जांच कर रहे हेड डॉक्टर स्टीनर को देख लिया। जब किर्क ने उसे पुकारा तो वो भाग निकला और किर्क और वेरोनिका उसके पीछे भागे। आखिरकार जब वो पकड़ में आया तो उसने उन दोनों पर बंदूक तान दी। वेरोनिका ने भी गुस्से में कहा कि अपने सवालों के जवाबों के बिना जीने से तो अच्छा है कि स्टीनर उसे मार ही दे। इससे स्टीनर अपनी कहानी सुनाने को राजी हो गया। जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम धमाके हुए तो मरे हुए लोगों की परछाइयां दीवारों पर छप गई थी। ये परछाइयां मरने के बाद भी जिंदा लोगों से बात करने का जरिया समझी जाने लगी। स्टीनर भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहता था जिसमें उसके मरीज मौत को छूकर टक से बाहर आ जाते, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सपेरिमेंट खतरनाक होता गया और हादसे के दिन सबके सब मारे गए। ब्रायन भी स्टीनर का ही आदमी था, लेकिन हादसे के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर मर गई तो स्टीनर को पक्का यकीन हो गया कि उसे ब्रायन ने ही मारा है। ब्रायन ने कुछ और लड़कियों को मारकर उनके शरीर में क्लेयर की आत्मा वापस लाने की कोशिश की। और तो और हर लड़की का जन्मदिन वेरोनिका की तरह 29 फरवरी को ही आता था। तभी कर्क ने चुपके से लैब की तस्वीर ले ली। अगले दिन कर्क और वेरोनिका उसके जन्मदिन तक उसकी सुरक्षा करने की तरकीब लगाने लगे, लेकिन तभी स्कूल वालों को कर्क के लॉकर में एक बंदूक मिल गई। वेरोनिका मिस्टर बिटनर से मदद मांगने गई तो उसने बताया कि कर्क के पिछले स्कूल में भी उसके पास बंदूक मिली थी, इसीलिए उसे निकाल दिया गया था। जब वेरोनिका ने बिटनर को स्टीनर की कहानी सुनाई तो उसने कहा कि भागने से अब कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें वेरोनिका के कमरे को लेड से ढककर पैनिक रूम बनाना होगा। अगले दिन कर्क ने वेरोनिका को बताया कि ये बंदूक उसकी नहीं है। पिछले स्कूल में उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए बंदूक रखी थी, लेकिन वो चाहे जो भी कहे वेरोनिका उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो बिटनर के बताए पैनिक रूम की तैयारी में लग गई। उधर एना अपने इंटरव्यू के लिए गई, लेकिन वहाँ तो उसे किसी ने बुलाया ही नहीं था। कर्क ने भी छानबीन करके पता लगाया कि बिटनर भी असल में स्टीनर के साथ काम करता था। वो वेरोनिका को सावधान नहीं कर पाया क्योंकि पैनिक रूम में सिग्नल नहीं थे। सुराग ढूंढते हुए कर्क बिटनर के घर गया और उसका शक तुरंत यकीन में बदल गया। उसकी बेटी ईवा असल में एक रेम है और अब बिटनर वेरोनिका को मारकर उसके शरीर में ईवा को जिंदा करना चाहता है। बदकिस्मती से बिटनर ने कर्क को देख लिया और उस पर हमला करके उसने कर्क को जिंदा ही गाड़ दिया। फिर वो वेरोनिका के पास पहुंचा, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो बिटनर को धक्का देकर भागने लगी, लेकिन बिटनर ने उसे बालों से खींच लिया और सारी बात बताई कि कैसे वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहता है। दरअसल उसी ने पहले वाली लड़कियों को मारा था और एना को नकली इंटरव्यू के लिए भेजने वाला भी वही था। उसी ने कर्क के लॉकर में बंदूक रखी और ब्रायन और प्रिंसिपल दोनों को मारा। ब्रायन तो असल में उन लड़कियों को बचा रहा था, लेकिन बिटनर ने उन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वो वेरोनिका को मारने लगा, अचानक उसके पिता के रैम को देखकर उसका ध्यान भटक गया। तभी वेरोनिका ने स्केट्स उतारकर उस पर हमला कर दिया और वहाँ से भाग गई। भागती हुई वो जमे हुए तालाब पर पहुंची और बिटनर भी उसे पकड़ने आ गया, लेकिन वो दोनों ही पानी में गिर गए। वहाँ ब्रायन के रैम ने वेरोनिका की जान बचाई, जबकि मैरी के रैम ने बिटनर को डुबा दिया। अचानक से कर्क भी उसकी मदद करने वहाँ पहुँच गया। कर्क के पिता के रैम ने उसे बर्फ खोदकर बाहर निकाला था। आखिर में कर्क और वेरोनिका ने असली सच दुनिया के सामने लाने का फैसला किया और हमने देखा कि बिटरमैन का रैम उन्हें दूर खड़ा देख रहा था।